के लिए अलग बजट, 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, किसानों के कर्जे माफ, गरीब के खाते में 72,000, नौजवान को बिना गारंटी लोन। जी हाँ, ये वो वादे हैं जो राहुल गांधी ने राजस्थान के रण में दोहराए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के हर वार पर पलटवार किया। वागड़ की धरा से राहुल गांधी ने पूरी मरुधरा को साधने की कोशिश की। कोशिश प्रदेश की पूरी 25 सीटें अपने हक में करने की, कोशिश सूबे में कांग्रेस के जनाधार को और मजबूत करने की, कोशिश मोदी मैजिक को मिथक साबित करने की। तो क्या मान लिया जाए राहुल गांधी की सभा से कांग्रेस की राह होगी आसान, या और कड़ा होगा सूबे का सियासी घमासान? किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया, लेकिन चुनाव जीतते ही नामदार गायब हो गए। 2019 में 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट बनेगा, देश का बजट बनेगा, और दूसरा हिंदुस्तान के हर किसान का आदर करने के लिए स्पेशल किसान बजट बनेगा। मोदी की ललकार और राहुल के प्रहार, 25 सीटों पर किसका होगा चमत्कार? क्या कमाल करेगी हाथ और कमल के कर्णधारों की जुबानी जंग? सूबे की सियासत में किसका जमेगा रंग? क्या सियासतदानों से उठ चुका है जनता का विश्वास? तो मोदी के बाद राहुल ने क्यों खाई सच बोलने की सौगंध? और सबसे बड़ा सवाल, सियासत में सौगंध का सहारा क्यों? जी हाँ, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हैं, हमारे साथ है पूर्व मंत्री ललित भाटी जी, और साथ ही वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अर्चना जी आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी आज आए और तमाम जो ललकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जो सवाल उठाकर गए थे, उसका भी यहाँ पर जवाब दिया। खासतौर से मैनिफेस्टो का जिक्र किया, जो वादे किए गए उसे पूरा करने को लेकर। लेकिन इन सब बातों के बीच राहुल गांधी को सौगंध खाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, क्योंकि क्या भरोसा दिलाने के लिए? देखिए, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमने जो कहा वो किया, राइट बेस्ड इनिशिएटिव हम लेकर आए। एक वेलफेयर स्टेट के साथ का जो दायित्व होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जनता के साथ, वो हमने सब पूरे किए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया गत 5 वर्षों में कि जो सरकार यहाँ राज कर रही थी वो कमिटमेंट्स के साथ आई तो थी, इन कमिटमेंट्स पूरा करने की जगह वो काम किए जिसका उसने कोई वादा नहीं किया था। यानी अपनी व्यू रचना के विपरीत या अपने विजन के खिलाफ वो काम कर गए और जनता को बहुत ज़्यादा उसका आघात पहुंचा। चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर देख लें या सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको उन्होंने ठप किया। तो ऐसी अवस्था में वो जनता विचलित महसूस करती है, छलावा उसके साथ हुआ, तो उसे विश्वास दिलवाना बेहद ज़रूरी है। और विशेषकर उस अवस्था में जब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में रहकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती रही, उस समय जब उसकी नाकामियाँ सामने आती रही और उनके मैनिफेस्टो में कोई कमिटमेंट नहीं। हमने न्याय योजना की जो घोषणा की है वो जनता के साथ न्याय है, गरीबी उन्मूलन का एक बहुत बड़ा कदम है। उस अवस्था में राहुल गांधी जी जब जनता को विश्वास दिलाते हैं और विश्वास भी उस शपथ के साथ दिलवाते हैं जिसमें जनता विश्वास को और ज़्यादा प्रगाढ़ रूप में महसूस करती है, मैं समझती हूँ उस आदिवासी अंचल के साथ न्याय करने की बात है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो एनडीए गवर्नमेंट थी अभी, उसने ट्राइबल सब प्लान को क्रैश किया और उसको यूँ कह सकते एक तरह से ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद उस क्षेत्र की बहबूदी के लिए उसके स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो थे उनको एकदम से होल्ड पे डाला गया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस क्षेत्र में आया और उनके सारे विकास की योजनाएं बंद हो गई। तो ये एक ऐसी सोच थी एनडीए गवर्नमेंट की जिसमें गरीबी या यूँ कह सकते एक दमित या मुख्यधारा से पिछड़े हुए तबके को उसके अधिकारों से वंचित किया गया। पिछले 5 सालों में बहुत कुछ ऐसे वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए और जनता विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है और इसलिए सौगंध खाकर ये बात बोलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन संजय माधव जी, आपने भी सुना होगा आज राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, लेकिन एक और अहम बात थी, 5 साल अन्याय हुआ है और अब जनता के साथ न्याय होगा। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? श्वेता जी, मैं जो पिछला चुनाव 2014 का था वो उससे पिछली सरकार जो मनमोहन सिंह की थी, 2 यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड, उसके नाकामियों, उनके भ्रष्टाचार या उनकी जो कुछ भी सरकार की असफलताएं थी उनके ऊपर लड़ा गया। और विपक्ष ने जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खासतौर पर बीजेपी ने बहुत ही उन पर प्रहार किया, उनकी सरकार की विफलताओं को गिनाया, उनके वादों पर वार किया और देश के नौजवानों, देश के किसानों, महिलाओं, तमाम आदिवासियों, तमाम तबकों के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जो है, वादे जो है देश की जनता से किए। उसके बाद में देश की जनता ने उनको 31% हालांकि वोट ही मिला, कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिला, लेकिन 31% वोट के आधार पर ही वो सत्ता में आने में कामयाब हुए और पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में सरकार लंबे समय बाद मोदी जी के नेतृत्व बनी।
लेकिन अभी मुझे ये देख कर के इस चुनाव प्रचार अभियान को सुनते हुए देखते हुए ये बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि ये चुनाव भी जो है पिछली जो पूर्ण सरकार थी 2014 वाली, उससे पहले वाली सरकारों की ऊपर लड़ने की कोशिश हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो अपनी बजाय अपने वादे, अपने सरकार की उपलब्धियां, अपने सरकार के काम, उन पर बात करने के बजाय ये कोशिश हो रही है इस चुनाव में, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं कि इसको राहुल गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी चुनाव बनाने की कोशिश जो हो रही है, ये मेरे ख्याल से देश की लोकतंत्र और संविधान का जो बनाने की कोशिश ऐसा ही हो ही रहा है। ये हो ही रहा है बिल्कुल। नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं। उनकी बीजेपी का प्रयास ये है कि बजाय मुद्दों पर होने के चुनाव ये इस आधार पर हो कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, लेकिन ये देश का जो जनतंत्र का ढांचा है हमारे संविधान का, मुद्दे पीछे छूट गए हैं। आप ये कह रहे हैं मुद्दे पीछे छूट गए हैं और अब और दूसरे वर्सेस में यहाँ पर लड़ाई हो रही है, जिसको लेकर ये चुनाव भी यहाँ पर किया जा रहा है। संविधान के लोकतंत्र के हित में नहीं है। ललित भाटी जी, ये एक अहम सवाल है कि क्या वाकई में मुद्दे पीछे छूट गए हैं, क्योंकि मुद्दों को लेकर बात नहीं की जा रही। हमने क्या किया या क्या करेंगे उस पर ज्यादा फोकस इन चुनाव में नजर नहीं आ रहा है, और संबोधनों में भी ये नजर आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कोई काम किए ही नहीं। जो 2014 के अंदर उनके वादे थे, उन वादों के ऊपर कोई जमीनी स्तर के ऊपर काम हुआ नहीं है। जनता इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है, और आज जो है तीसरे फेज का भी मतदान का संपूर्ण हो चुका है, और जो ट्रेंड निकल करके आ रहा है वो ट्रेंड यही है कि मतदाता भारतीय जनता पार्टी को नकार रहा है। ये चीज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो भांप चुका है। तो विकास की बात उनके भाषणों से दूर है, उनके संकल्प पत्र से दूर है, और वो सिर्फ राष्ट्रवाद और सेना की चाशनी के अंदर लपेट करके मिठास भरी सत्ता का सुख भोगने के लिए इन्हीं के ऊपर अपने भाषणों को केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जनता ने नकार दिया है इस सरकार को, मौजूदा सरकार को? फिर ये भीड़ कहां से आती है जनसभाओं में? देखिए, भीड़ ये तो हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता है कि लोग जानने और सुनने के लिए आते हैं कि अब नेता क्या भाषण परोस रहा है या क्या सपने हमारे को दिखा रहा है। तो ये जान करके ही वो अपना फैसला लेता है। और ये जो 3 चरणों के मतदान हुए हैं श्वेता जी, वो इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, और उसी से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बौखलाया हुआ है, बार बार अपनी हर फेज के चुनाव के लिए रणनीति को बदल रहा है। विकास, अगर इस सरकार ने 5 साल में देश के लिए और आम नागरिकों के हित के लिए काम किया था, या जो इनके 2014 के कमिटमेंट थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम 15 लाख रुपया लेकर के आएंगे, वो पूरा नहीं किया। स्किल इंडिया, वो पूरा नहीं किया, और इसलिए सवाल इन चीजों को लेकर उठ रहा है। लेकिन अर्चना जी, एक और अहम बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठाते हैं और राहुल गांधी को टारगेट करें, लेकिन इस बार पहली बार है कि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि इस चीज को लेकर आहत हूं कि दिल्ली में सामने से हाथ मिलाकर मिलते हो और फिर मेरे क्षेत्र में आकर इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप। देखिए श्वेता जी, कोई भी एक सुधी व्यक्ति होगा तो उसे महसूस होगा कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित कर चुके हैं, वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ इसलिए इस स्तर पर आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनका आधार वहाँ से खिसक रहा है, और व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उनकी एक तरह से फोकस हो जाता है। तो सचमुच में हृदय विदारक ही होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के राजनीति में जो गहलोत साहब का कद है, उस कद का वो प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान करते रहे, लेकिन राजनीतिक स्वरूप में यदि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ उनका आधार खिसक रहा है, उनकी सियासत को खतरा है, तो व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियाँ करना किसी को भी शोभा नहीं देता। और फिर ऐसे व्यक्ति को जिन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, या उन्होंने प्रधानमंत्री के पद में यहाँ पर देश में 5 साल तक सरकार चलाई है, तो ये उनकी बौखलाहट, विचलन और उनके भय का एक तरह का परिचायक है। और इसीलिए गहलोत साहब ने संजय माधव जी, बिल्कुल, ये अशोक गहलोत जी का भी इस तरह से बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि इस पर प्रतिक्रिया दी जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बहरहाल, अगर हम बात करें यहाँ पर सौगंध की, कसम खाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो सौगंध खाते हैं, यहाँ पर राहुल गांधी आते हैं, वो सच बोलने की सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि जो, क्या ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम जो वादे कर रहे हैं वो यहाँ पर पूरा करेंगे, इसका यकीन दिलाने की ये कोशिश है कि कहीं फिर से लोग ये ना सोचे कि सिर्फ ये वादे चुनावी वादे हैं और जैसे ही सरकार आती है सब भूल जाते हैं या फिर कोई पूरा नहीं करता? श्वेता जी, ये तो एक जरूरत भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई है। अभी आप जनता में जो है लोगों से पूछें
तो वो नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टीज के वादों को जो है बहुत ही गंभीरता से लेती है। उसको लगता है झूठ बोल रहे हैं ये। और पिछले जो है खुद पिछले चुनाव के बाद में जब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये बोल दिया कि चुनाव में तो जुमले होते हैं, तो ये पिछले 70 साल में जो विभिन्न पार्टियों ने, सत्ताधारी वर्ग के लोगों ने जो किया है, उससे निश्चित रूप से तो हुआ है, जनता को विश्वास नहीं होता है। अगर वास्तव में कुछ कर दे तब भी जनता को लगता है झूठ बोल रहे नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में बोल रही है जुमलेबाजी, झूठ बोल रहे। इसलिए ये सौगंध वोगंध खाना, मंदिरों में जाना, शपथ उठाना, ये उसका अपने उस झूठपन को ढकने का एक प्रयास है। लेकिन वास्तविकता ये है, अभी जनता कसौटी पर परख रही है। और अभी फिलहाल चुनाव जो है, इस बात पर जो है लोग देख रहे हैं, साथ ही सही कह रहे हैं ललित भाटी जी जो कह रहे हैं कि अभी जनता सुन रही है बहुत ही शांतिपूर्वक। विभिन्न दलों के नेता जो अभी सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, वो क्या बोल रहे हैं अपने भाषणों में। और जनता, भारत का लोकतंत्र काफी परिपक्व हो चुका है और जनता बहुत ही होशियारी से, उसने पहले भी दिखाया है, जब फील गुड फैक्टर का नारा चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चित आई थी, उसके बाद भी बार बार जो है 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार को भी ये जनता बार बार ये दिखाती रही है कि क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन देखो जनता को भी किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सत्ता में कोई आया नहीं है। अर्चना जी, सत्ता में कोई आया नहीं है, वादे सब कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं। सवाल ये भी उठता है कि इसे पूरा कैसे किया जाएगा, तो यकीन कैसे करें। एक मिनट माधव जी, श्वेता जी, क्या है, जुमला एक शब्द है, हालांकि कोई नया शब्द नहीं है, ये हमारी हिंदी लिपि जो है उसका शब्द है, लेकिन इसको नया प्रचलन मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। आपको ध्यान होगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आए और राजधानी में प्रथम वर्षगांठ पे कहा कि 15 लाख देने की बात जुमला था। तो जब जनता ये महसूस करती है कि जो लोग चुनाव जीतने के लिए 15 लाख को जनता के खाते में डालने की बात कह रहे थे, वो साल भर बाद ही कहने लगे कि जुमला था, तो उस जनता को विश्वास दिलाना होगा, ये इनके इन प्रकार दिलाना होगा। उस सरकार के रहते हुए उस विपक्ष का भी दायित्व हो जाता है कि उसकी सारी नाकामियों को उजागर करे, और जब वो चुनाव के समर में जाए तो फिर एक विश्वसनीयता के साथ जाए। उस विश्वसनीयता को जो राजनीति में एक प्रतिष्ठित थी इस भारत में, उसको कम किया है, उसको निचले स्तर पर लाने का काम किया है भाजपा सरकार ने। तो इसलिए हर व्यक्ति जो राजनीति में अरुचि महसूस करता है, या यूं कह सकते हैं जो विश्वास नहीं करना चाहता, उसे विश्वास दिलाना होगा। और हम पर विश्वास इसलिए करेगा कि हम तो पहले भी दे चुके ऐसी बहुत सी योजनाएं, चाहे मनरेगा हो, आरटीए, आरटी हो, मिड डे मील हो, ये सारी चीजें जो है जनता को समर्पित उनके अधिकार थे, उसी श्रेणी में न्याय योजना है। तो राहुल गांधी जी जो सारी बातें कह रहे थे, उस आदिवासी अंचल में विश्वास पैदा करने का प्रयास था, जिनके सारे अधिकारों का हनन करके उनके सारे जो राइट्स थे उनको क्रश किया गया, और उनके सारे अधिकारों को एक तरीके से पेरिफेरी पे डालकर उनको अपने हाल पर छोड़ने का काम किया गया। लेकिन एक और अहम सवाल उठता है, आदिवासी क्षेत्र है, और अगर हम बेड़ेश्वर धाम की बात करें तो बहुत पुराना नाता कांग्रेस का यहाँ से रहा है, लेकिन क्या वजह है कि ये विकास की मुख्य धारा पर नहीं आ पाया? क्यों यहाँ पर विकास की बात जो रहे अभी भी लोग? देखिए श्वेता जी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस ही काबिज रही है, बिल्कुल 15 में से 11 बार। देखिए मुख्य धारा से तो ये जुड़े हैं, हाँ। लेकिन एक इसका एक अलग एस्पेक्ट भी होता है। हाँ। ये ट्राइबल एरियाज हैं, और जो ट्राइब्स होते हैं इनका अपना एक कल्चर है, इन्हें आप कुछ भी नया देंगे तो रिलक्टेंस होती है एक्सेप्टेंस को लेकर, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है, उनके विकास की हमने बात सोची है। लेकिन समस्या क्या है कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो विकास को ठप करती है। रेल कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट था वो ठप पड़ा हुआ है। उनके लिए जो सहरिया एक जनजाति होती है, आप जानती हैं, उनको स्पेशल पैकेज हम देते थे। बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में आए, उसको बंद किया, तो उससे बहुत सारे सहरिया बच्चों की मृत्यु हुई, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लेवल पर रिलक्टेंस, और उसके बाद आप देते हैं उसे भी बंद कर देते हैं जब स्वीकार्यता होने लगती है, तो अपने आप को एक तरीके से वंचित भी महसूस करते हैं, और उनको लगता है कि सरकारें उनके साथ छलावा कर रही हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस हमेशा से इस योजना के साथ आई कि इनके लिए स्पेशल ट्राइबल सब प्लान होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पूर्ववर्ती समय में जब मार्गरेट अलवा जी यहाँ पर थी, तो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति महोदय से कि और इसका इंक्रीमेंट करिए। जहां एक तरफ दरकार है कि इंक्रीमेंट करिए, वहीं बीजेपी इसको बंद करती है, तो उनके साथ कुठारा गाते हैं। आज उनके पास ना तो उनके किसान को, जो किसान या खेती करता है, और यही वजह है कि देखिए बार-बार चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन जब विकास की बात होती है तो कुछ जगह विकास होता जाता है और जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रह जाते हैं। और इसलिए अगर हम 12 साल 15 साल के बाद की बात करें तो कुछ चीजें हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उसी जगह पर यहाँ पर रह जा रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं श्वेता जी एक बात और कहना चाह रहा था कि ये भी एक बड़ा एक भ्रम क्रिएट करते हैं शपथ खा करके। वास्तविकता क्या है कि 1991 के बाद में जो उदारवाद की नीतियां जो देश में आई हैं, वो चाहे मोदी भाजपा सरकार आई हो, चाहे मनमोहन सिंह सरकार आई हो, चाहे नरसिम्हा राव सरकार आई हो, जितनी भी सरकार, चाहे देवेगौड़ा सरकार आई हो, जितनी भी सरकार इस दौरान
अब या तो कोई शपथ खा के ये वचन दे के नवोदारवाद की आर्थिक नीतियों को बदलने का काम करेगा, वरना सारे वादे झूठे हैं। कोई कितनी सौगंधें खा रहा हो, वास्तविकता सच्चाई ये है कि चाहे वो कांग्रेस सरकार में आए, चाहे बीजेपी सरकार में आए, चाहे गठबंधन सरकार आए, वो सरकार जब तक ये नवोदारवाद की आर्थिक नीतियों से अलग नहीं हटेगी, देश के हित में, देश की जनता के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई, तब तक ना तो आदिवासियों को भला सकता है, ना किसानों का भला सकता है, ना बेरोजगारों का भला सकता है। लेकिन ललित भाटी जी एक अहम बात है कि चलिए लोग यकीन करें तो कैसे करें। अब अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रचार कर रही है, कांग्रेस की एक बात है, एक लाइन है जो जनता पकड़ कर चल रही है, अब तक अन्याय हुआ अब न्याय होगा, न्याय होगा मतलब न्याय योजना से जोड़कर कहा जा रहा है। अब ऐसे में कौन ज्यादा मजबूत है, चौकीदार या फिर 72,000 न्याय? 72,000 ही मजबूत है, वो गरीबों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। और चौकीदार का तो देश ने पूरा जो है सबूत के साथ देख लिया कि जितने भी हमारे नवरत्न कंपनियां थी पब्लिक सेक्टर की, आज वो सब कर्ज के अंदर आ गई हैं, बंद होने की स्थिति के अंदर है। चाहे BSNL को ले लीजिए, ONGC को ले लीजिए, HAL को ले लीजिए, इतने हम लाइन लगा के हम गिना सकते हैं। चौकीदार के रहते हुए बैंकों का पैसा लेकर के उनके मित्रगण जो हैं वो विदेशों के अंदर भाग गए, न खाने दूंगा न खाऊंगा, मगर पैक करके ले जाने दूंगा। तो लोग अब समझने लगे कि इन्होंने पैक करने की, ले जाने की तो बात कही नहीं थी, इसलिए इन्होंने ले जाने दिया। आम आदमी को जो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, उनको एक रोजगार का ठोस उदाहरण ये दे नहीं पाए। और बातें मंदिर बना देंगे, हम मस्जिद बना देंगे, हम ये कर देंगे और हम और आप लोग जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे ललित जी? जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? क्योंकि बीजेपी इसे लेकर भी सवाल उठा रही है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये पूरे कर ही नहीं सकते। हाँ। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने और राहुल जी ने दुनिया के और देश के जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं उनके साथ विचार विमर्श करके फिर इस योजना के ऊपर उन्होंने जो है अमली जामा पहनाने के लिए अपनी बात कही है। और अभी मनमोहन सिंह जी भी, जो कि एक खुद विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये योजना GDP के सिर्फ 1 से 1.5% के ऊपर ही जाकर के जो है मैनेजेबल है और वर्केबल है, डूएबल है। ठीक है अर्चना जी, यानी पूरा रिसर्च करने के बाद ही न्याय योजना लाई गई है और इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि जैसे ही अगर सरकार बनती है ये हम लागू कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। लेकिन एक और अहम बात है, जिस तरह से प्रदेश में सरकार बनी, सबसे अहम वादा किया था 10 दिन में कर्ज माफी का। कांग्रेस सरकार कह रही है प्रदेश में कर्ज माफी हुई है, जहां भी वादे किए गए, इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया कि तीनों राज्यों में हमने कर्ज माफ किया है। लेकिन इन्हीं बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि 1, 2, 3, 4, 10 तक गिना और किसी की कर्ज माफी नहीं हुई, सिर्फ झूठे वादे। ये कैसे इतने कॉन्फिडेंट होकर ये लोग कह रहे हैं, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं भरे मंच से? यही सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री तथ्यहीन बातें कर रहे हैं और चुनाव जीतना है या जनता को भ्रमित करना है, इससे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं हमने ट्रांसपेरेंसी को स्थापित किया प्रदेश में, हमने हमारी वेबसाइट्स को अपडेट कर दिया है, फैब्रिकेट कहीं नहीं किया। पिछली बीजेपी सरकार में किसी वेबसाइट को खोलिए कहीं डेटा अवेलेबल नहीं था। कर्ज माफी को लेकर के हमने सारे किसानों के जो कर्जदार थे उनके 2 लाख तक के जो माफ करने थे उनको सबको रिकनसाइल करके जमाबंदी को अपलोड किया पोर्टल पे। 18 लाख किसान, जब आचार संहिता लगी थी तब तक की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, 18 लाख किसानों को अवार्ड जारी कर दिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना थी, जिसको कि ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए लेकर आए थे, जिसमें 2,000 रुपए किसानों को देने थे, उस तक के लिए हमने पोर्टल का गठन किया। 26 लाख किसानों का डेटा रिकनसाइल करके इस पे अपलोड किया। तो दुख इसी बात का होता है कि आप सिर्फ चुनावी समय है इसलिए आप इतना नीचे झुक जाएंगे, इतना ज्यादा स्टूप डाउन करेंगे। सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो 2,000 रुपए वो मैंने देने की बात कही थी, 26 लाख किसानों का डेटा अपलोड कर दिया हमने, उसकी एक अलग पोर्टल का गठन करके। तो जब सच्चाई सामने है उसके बाद आप कहते हैं साहब कर्ज माफी नहीं हुई। ये वो प्रधानमंत्री है श्वेता जी जो उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में जाते हैं, वहां जाकर सार्वजनिक रूप से कहते हैं हम कर्ज माफ करेंगे, चुनाव जीतते हैं और कहते हैं हमारा क्षेत्राधिकार नहीं, प्रदेश सरकार का क्षेत्राधिकार है। तो ये अंतर है इनकी कथनी और करनी में। और चूंकि ये जानते हैं कि हम कमिटमेंट के खरे हैं, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देना हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे हमें 1 किलो रुपए अनाज देने की बात हो, या हमारी और भी योजनाएं हैं, फ्री मेडिसिन को हम जो टर्मिनल डिजीज है उसके लिए लागू करने की बात हो, हमने सब चीज़ों को पूरा किया है। तो जानते हैं कि हम पूरा कर रहे हैं, इससे झूठ बोल करके और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जैसे इनसे बड़ी कोई सरकार या इनसे बड़ा हितैषी कोई जनता का हो नहीं सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और सच और झूठ को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। हालांकि हमने कोशिश की, क्योंकि चौकीदार वर्सेस न्याय योजना है,
कौन जीतता है, कौन ज्यादा मजबूत है। हालांकि ये परिणाम आने के बाद सामने आएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से आना था बीजेपी विधायक बिहारी बिश्नोई को, लेकिन वो यहाँ पर आए नहीं, और अगर शायद आते तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं कि आखिर कैसे बेहतर बीजेपी और किस तरह से वादे वहां पर पूरे गए। एक लास्ट कमेंट आप सभी से चाहेंगे। जहाँ तक कर्जा माफी के बारे में अर्चना जी कह रही हैं, मेरा इसमें ऐतराज है कि जो सरकार ने जो कांग्रेस से वादा किया था, वास्तव में वो ये किया था कि संपूर्ण कर्जा माफ जो है हम कि सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और निश्चित रूप से उस वादे को उस रूप में पूरा नहीं किया कांग्रेस ने। हो सकता है कुछ कर्जा, और पहले भी जो कर्जा जो भारतीय जनता पार्टी दावा करी कर्जा माफ करने का दावा करी थी, वो भी किसानों ने लड़के लिया 13 दिन तक आंदोलन चलने के बाद में, और निश्चित रूप से उस वादे को पूरा करके कांग्रेस ने अपने आप को कटघरे में खड़ा करने का मौका बीजेपी को दिया है। इसलिए हम तो कहना चाहते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि सरकार कांग्रेस की इसको जो वादा कांग्रेस ने किया है उसे पूरा करे। ललित जी क्या कहेंगे इस पर? आप एक लास्ट कमेंट चाहेंगे कि जो वादा किया है कर्ज माफी से लेकर, हालांकि आप लोग कह रहे हैं पूरा किया है, लेकिन फिर भी सब नहीं मान रहे हैं। इस बात से जी जी थोड़ा सा गलत कंटेंट ले गए जी। हमने संपूर्ण कर्जा माफ करने की कोई बात नहीं की, बहुत स्पष्ट हमने अपने भाषणों के अंदर बात कही थी कि 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और गहलोत गवर्नमेंट ने आते के साथ ही 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने के लिए शिविर लगा करके बाकायदा कर्ज माफ किया, किसानों को सर्टिफिकेट दिया। क्या ये मैनिफेस्टो में था ललित जी? क्या ये मैनिफेस्टो में था? मैनिफेस्टो में तो क्लियर नहीं था। हमने निभाया। राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया है। ये हमारे नहीं, हमने जो बात है जबानी जबा खर्च में कही, हमारे भाषणों के अंदर रही, हमने कहा कि हम 2 लाख रुपए का, और मैनिफेस्टो में बात है कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। ठीक है ललित जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कौन सच्चा कौन झूठा, ये तस्वीर साफ होगी जिसकी भी सरकार बनती है। जो वादे किए हैं वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये जनता बाद में देखेगी, लेकिन अभी जनता भी सबको सुन रही है। फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर राहुल गांधी हो। प्रदेश में एक के बाद एक सभा यहाँ पर होनी है। प्रधानमंत्री 4 सभा यहाँ पर करके जा चुके हैं। आज राहुल गांधी बेड़ेश्वर धाम में अहम सभा की यहाँ से आगाज किया है। आने वाले वक्त में और भी उनकी सभा यहाँ पर होने वाली, और ऐसे में जनता सब सुन रही है, भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है दोनों ही सभाओं में। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये भीड़ वोट बैंक में, वोट में तब्दील होती है या नहीं, और किसकी सरकार बनाई जाती, किसके वादों में ज्यादा दम नजर आता, और कौन यहाँ पर ज्यादा मजबूत होगा, ये फैसला जनता के हाथ में। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।